हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसको कि हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे हिस्से को कंप्लीट कर रखा है और आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसका नेक्स्ट लेक्चर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं भाई? तो जैसा कि एक एक पॉइंट देख लिया जाएगा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। यदि हम लोग पढ़ने की बात करें तो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स वाले इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है वह ये है अभिक्रिया का वेग नियम। क्या पढ़ रखा है? अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग नियम। ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर रखा है कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया के वेग नियम पर इम्पैक्ट क्या होते हैं। इसके साथ साथ अभिक्रिया वेग नियम को लिखते वक्त अभिक्रिया वेग स्थिरांक क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता किस प्रकार से निर्भर करती है। यदि हम लोगों ने ये सारी बातें कर रखी है तो अब इससे आगे बढ़ते हुए हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। वो क्या कि इस चैप्टर में अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, और अगले टॉपिक की यदि हम लोग बात करें तो अगला टॉपिक हमारे पास है ताप गुणांक। ठीक है, हालांकि इस तरीके से नहीं है बट इसकी बात हम लोग करते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को अभिक्रिया वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बेटा, कैसे कौन कौन से लोग हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया वेग स्थिरांक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे जो रेट कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। यदि कारकों की बात करें क्या होता है भाई, ठीक है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक किस प्रकार से क्या डिपेंड करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम आपको बता दें कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है एक विशिष्ट स्थिरांक होता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी के क्या होता है? एक विशिष्ट स्थिरांक होता है, विशिष्ट स्थिरांक होता है। लेकिन कल परिभाषा पढ़ते वक्त एक वर्ड आया था, वो भी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर। ठीक है, ताप को यदि परिवर्तित करोगे तो उस अवस्था में, ताप को यदि परिवर्तित करोगे तो उस अवस्था में विशिष्ट स्थिरांक के मान में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, यदि आप किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लिख रहे हो तो उस वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे वो क्या होगा? ताप यानी टेम्परेचर। क्या होगा? ताप यानी टेम्परेचर। क्लियर है? अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ये टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्टिव होता है या किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। यदि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने पर, यदि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इसका मान भी बढ़ जाता है। लेकिन
अब बात ये आती है कि ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है, वेग बढ़ने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। किस प्रकार से? देखिए, आपने एक रिलेशन कल पढ़ा रखा था, वेग बराबर वेग स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता पावर 1, अभिकारक की सांद्रता पावर n। ये रहा वेग बराबर वेग स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता पावर n। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यदि किसी अभिकारक की सांद्रता इकाई हो जाए ना, किसी अभिकारक की सांद्रता इकाई मोल पर लीटर हो जाए, तो उस अवस्था में वेग होगा वेग स्थिरांक के बराबर। ठीक है, और टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण वेग प्रभावित होता है। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देख रखा है। तो यदि वेग बराबर है वेग स्थिरांक के, तो यदि ये ताप की वजह से प्रभावित होता है, यानी सीधे सीधे कहें कि ये दोनों जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो इसमें से जब ये प्रभावित होगा तो ये भी प्रभावित होगा ही होगा। यदि वेग के मान में परिवर्तन आएगा तो वेग स्थिरांक के मान में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि तापमान की अवस्था में वेग स्थिरांक प्रभावित हो जाता है। ठीक है भाई, किस प्रकार से? तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ताप गुणांक। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ताप गुणांक। ठीक है बेटा, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब सीधा सीधा एक लाइन तो समझ चुके होंगे कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ताप गुणांक होता क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, यदि ताप गुणांक की बात की जाए तो ताप गुणांक का मतलब यह है कि एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी। यदि ये अभिक्रिया T टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहा है तो इस T टेम्परेचर पर इसका रेट कांस्टेंट कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यदि इसी अभिक्रिया का तापमान इसके टेम्परेचर से 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर जो थी वो रहने देते हैं, उसमें 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो उस अवस्था में इसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? K बदल जाएगा। अब K बदलेगा तो जरूर, लेकिन बदल के कितना हो जाएगा भाई? बात तो समझ में आती है कि K बदल जाएगा, लेकिन K बदल के कितना हो जाएगा? ठीक है, तो सामान्य तौर पे एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया का T टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक यदि K है, तो उसी अभिक्रिया के लिए यदि टेम्परेचर बदल दिया जाए, यानी टेम्परेचर में 10 डिग्री की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उसके वेग स्थिरांक में परिवर्तन आ जाता है। इस अवस्था में उसके T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का जो अनुपात होता है उसे ही ताप गुणांक कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बट अभी थोड़ा सा देखिए, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तुरंत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि किसी एक अभिक्रिया का T टेम्परेचर पर वेग कांस्टेंट जो है, यदि एक अभिक्रिया है A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी, तो इस अभिक्रिया का T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट जो है वह K है। तो यदि उसी अभिक्रिया में उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो वेग कांस्टेंट होगा यानी रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उस अवस्था में उसके T प्लस 10 अपान T के केस में उसके जो K डैश अपन K का मान आएगा उसी को वेग ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, K डैश अपन K की वैल्यू कुछ आएगी ना, क्योंकि इसके मान में तो परिवर्तन आ गया, तो 1 तो आएगी नहीं, 1 के अलावा कुछ और आएगा, तो उसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहा जाता है। ठीक है, अब डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है, डिफिनेशन देखते हैं उसके बाद। चलो, क्या है डिफिनेशन भाई? यदि डिफिनेशन की बात की जाए तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक वेग स्थिरांक का ताप
गुणांक, ताप गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के, 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के दो विभिन्न तापों पर, दो विभिन्न तापों पर, दो विभिन्न तापों पर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है बेटा, यानी क्या लिखा हुआ है सीधे से समझो, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, ठीक है, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के दो विभिन्न तापों पर, ठीक है, दो भिन्न ताप क्या लेंगे, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री और 35 डिग्री में 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया ना। 25 डिग्री पे यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको 35 डिग्री पे करा दिया जाए तो 10 डिग्री का डिफरेंस आ गया, और 10 डिग्री के डिफरेंस आने पर उसके वेग कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंस हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो उस केस में वेग स्थिरांकों के अनुपातों के बराबर होता है। मतलब यदि एक अभिक्रिया हम लिखते हैं A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी, इस अभिक्रिया का T तापमान पर वेग कांस्टेंट K है, और इसी अभिक्रिया का तापमान हम 10 डिग्री बढ़ा दें तो T प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में इसका वेग कांस्टेंट जो होगा वह K डैश लिख लो, या फिर इसको KT लिख दो और इसको T प्लस 10 लिख दो, ठीक है। तो उस अवस्था में T प्लस 10 अपान T का जो अनुपात आएगा, इस अनुपात को ही क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहा जाता है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखिएगा कि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, किसी अभिक्रिया का ताप, ठीक है, अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो एक रिएक्शन हमने लिखा A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी। अब इस रिएक्शन के अंदर बात करें तो यदि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा दिया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा दिया जाए तो उस केस में इसका जो K होगा वह 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी K बिलोंग करेगा 2,3। आई बात समझ में, ठीक है। क्लियर हो रही बात, जल्दी देख लीजिए और देख के बताइए बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, बोलो बेटा, ठीक है, समझ में आया ये, बोलो जल्दी, कह दो हाँ सर, ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यदि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो इस पे क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, किसी अभिक्रिया के लिए क्वेश्चन है, ठीक है,
किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का ताप गुणांक के लिए, अभिक्रिया वेग का ताप गुणांक, अभिक्रिया वेग का ताप गुणांक, ताप गुणांक, ताप गुणांक 1.75 है, 1.75 है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की ताप गुणांक 1.75 है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, बट कंडीशन ये है कि उसके लिए आपको एक फार्मूला और डिस्कस करना पड़ेगा, वह है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं ये समझाना चाह रहा था, किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का ताप गुणांक 1.75 है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया का ताप गुणांक का मतलब क्या है? फिर मैंने वही बोला कि T + 10/T का जो अनुपात आएगा वह ताप गुणांक कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी T टेम्परेचर पर उसका वेग स्थिरांक यदि मान लीजिए K है, तो T + 10 पर उसका वेग स्थिरांक यदि मान लीजिए सपोज करते हैं कि 1.75 K हो गया, तो क्या कर देगा? K से K कट जाएगा ना, तो क्या आएगा? 1.75 आएगा, जो स्टेटमेंट इसने दिया हुआ है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। ठीक है, तो अब उस केस में ये रहा इसका ताप गुणांक ये रहा। अब इस केस में इसकी सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है। सक्रियण ऊर्जा को EA से रिप्रेजेंट करते हैं, EA। अब EA निकालने के लिए फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ नहीं रखा है, तो अभी थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग को एक टॉपिक मिलती है हमारे पास। ठीक है, वह है वेग स्थिरांक तथा ताप में गणितीय संबंध। ठीक है, वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक तथा ताप में गणितीय संबंध। ठीक है, वेग स्थिरांक तथा ताप में गणितीय संबंध। ओके बेटा, वेग स्थिरांक तथा ताप में गणितीय संबंध, इस टॉपिक को समझना है। यानी वेग स्थिरांक यानी सीधे सीधे कहें तो K, ठीक है, और टेम्परेचर यानी T। K और T में रिलेशन को जानने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो भी मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए हमें। ठीक है, गणितीय संबंध चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे मिलेगा। अब इस केस में यदि इसके कैलकुलेशन की बात करें तो यहीं पर इसे आर्हीनियस समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, आर्हीनियस समीकरण, तो याद रखिएगा उस बात को, आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस समीकरण। ठीक है, अब ये आर्हीनियस समीकरण क्या होता है भाई? तो आर्हीनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ताप के संबंध में, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी यानी का सक्रियण ऊर्जा और ताप के लिए एक संबंध स्थापित किया था। और उस संबंध की यदि बात करें तो संबंध हमारे पास था K इज इक्वल टू, ठीक है, K इज इक्वल टू E के पावर -EA/RT। इस संबंध को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आर्हीनियस। ठीक है, जहां पर K और T दोनों में रिलेशन दिख रहा है, इसी रिलेशन की बात हम कर रहे थे। लेकिन ये जब आप इस फॉर्म में ये फार्मूला आपके पास है और आप इस पर क्वेश्चन लगाना चाहोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन दे पाना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा
मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइए थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है, आर्हिनीय समीकरण ऐसे दे रखा है। इस आर्हिनीय समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग ले लेते हैं भाई। लॉग के इज इक्वल टू लॉग बेस ई के है ना, इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए के पावर माइनस ई ए अपान आर टी, ठीक है बेटा। कह दो हाँ सर बिल्कुल सही है। अब इस केस में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया जाए तो लॉग के बेस ई इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए एक पेज और लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझिए पहले, ठीक है। कह दो क्या सर क्या ही हाल है, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ठीक है, यूज करना है ना, लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। नेक्स्ट, लॉग m के पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, ठीक है। ये फार्मूले हैं ना, याद रखिएगा, काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाते वक्त भी और उसको सॉल्व करने में भी। फिर उसके बाद लॉग a बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या आएगा 2। अब एक बात को याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे सर, कि जब लॉग को मैथमेटिकली, जैसे कि आपको पता है लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, कह दो हाँ सर पता है, लेकिन लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 तब होती है जब यहाँ बेस 10 होता है, ठीक है। यदि ये नेचुरल लॉग हुआ तो इस लॉग के बेस में ई होता है, क्या होता है ई, और ये log 2 इस समय क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी वैल्यू 0.3010 नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है। इस अवस्था में इसकी वैल्यू ये नहीं होती है, ये बात याद रखना पड़ेगा आपको कि जब भी आप लॉग सॉल्व करोगे तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके बेस में मैथमेटिकली बेस 10 होना चाहिए। यदि बेस 10 है तभी उसकी वैल्यू ये होती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू ये नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं होती है, ये कैलकुलेट नहीं होती है। अब बात ये आती है कि सर यदि लॉग बेस ई दिया हो, बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको बहुत झमेला नहीं करना है, बस केवल इतना याद रखिएगा कि यदि लॉग 2 बेस ई दिया है ना तो कुछ नहीं करना है आपको, बस 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते ही ये log 2 बेस 10 हो जाएगा। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा, क्या कि log 2 बेस ई को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो log बेस 10 हो जाता है। इतनी बातें याद रखिए। अब आते हैं उस वाले टॉपिक पे और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इस केस में log के बेस ई है, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, इस a को एक फंक्शन मानो और e के पावर पूरे को दूसरा फंक्शन मानो, ठीक है। तो log m इंटू एन दिख रहा है, log m इंटू एन का तो हाँ सर दिख तो रहा है। तो log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। अब इस केस में यदि इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, log a प्लस log e, बेस में ही चल रहा है ना, log e पावर माइनस ई ए अपान आर टी, ठीक है यहां तक, चलो वेरी गुड सर। अब इस केस में थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो log के बेस e इज इक्वल टू log a बेस में e प्लस, ये देखो log e के पावर कुछ है
यानी हम इसको मान सकते हैं log m के पावर n, log m के पावर n, ठीक है। log m के पावर n है तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और क्या बच जाएगा, log e बेस e। और देखो ध्यान से इसको, ये फार्मूला भी सिखाया था ना मैंने, log, ये देखो log a बेस a इक्वल टू 1 होता है, log a बेस a मतलब log का मल्टीपल और log का बेस वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यदि दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है। तो इस केस में यहाँ देखो ध्यान से इस फंक्शन को, दोनों सेम है, यदि दोनों सेम है तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, log के बेस e इज इक्वल टू log a बेस e प्लस, लेकिन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ई ए अपान आर टी। बोलो आ रहा है समझ में। अब दिक्कत ये है कि हमें log बेस e दिख रहा है, log बेस 10 चाहिए मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए, तो आ जाओ अगले पेज पे, ठीक है। तो log k बेस e इज इक्वल टू log a बेस e माइनस ई ए अपान आर टी। ये फंक्शन दिख रहा था, ये दिख रहा था ना। क्या करना है आपको, log बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा log k बेस 10 इज इक्वल टू 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, log a बेस 10 माइनस ई ए अपान आर टी। कर दो सर, इसमें नहीं करोगे क्या, अरे मूर्ख बच्चों ये समझो थोड़ा ध्यान से कि log बेस 10 बेस log होता तब ना मल्टीप्लाई करते, इसमें तो log ही नहीं है, जिसमें log ही नहीं है उसमें मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा तुम्हें, अगली लाइन में मैं सॉल्व करना चाहूँ तो log के बेस 10 इज इक्वल टू log a बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। बोलो आया समझ में। ये बन गया हमारा फार्मूला, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला कब के लिए बना, जब एक सिंगल रिएक्शन हमारे पास गिवन हो, ठीक है, एक सिंगल रिएक्शन गिवन हो जिसके लिए रेट कांस्टेंट हमारे पास यानी वेग स्थिरांक का मान जो है वो k हो और टेम्परेचर T हो। लेकिन ऐसी अवस्था में मान लिया जाए, क्या माना जाए सर, ऐसी अवस्था में मान लिया जाए कि हमारे पास दो अभिक्रियाएं हैं और जिनके टेम्परेचर क्रमशः T1 और T2 हैं, क्रमशः T1 और T2 हैं और वेग स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस समीकरण के अनुसार क्या बनेगा, log K1 बेस 10 इज इक्वल टू log A बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.303 आर T1। ये रहा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से log K2 बेस 10 इज इक्वल टू log A बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.303 आर T2। ये रहा समीकरण नंबर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हो गए दोनों, समीकरण 1 और 2 से हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से जब आप इसे हल करेंगे तो हल करने पे क्या आएगा, थोड़ा छोटा कर लिया जाए तभी तो हो पाएगा ना, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, हल करने पे क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, log K1 बेस 10 माइनस log K2 बेस 10 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, log A बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.3
0.03 RTT1 माइनस log a बेस 10 प्लस EA अपान 2.303 RT2 मिलेगा। देखो ये इससे कट जाएगा, कट गया, काट दो। log m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m बाई n, ये बनेगा log k1 अपान k2, ठीक है, log k1 अपान k2। इधर क्या बचेगा, इधर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ई ए अपान 2.303 r कॉमन दिख रहा है, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्लस वाला में T2 था पहले लिखा, माइनस वाले में T1 था, इसको बाद में लिखा। तो क्या मिलेगा हमें, फिर थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्या मिल जाएगा हल करने पर, क्या मिल जाएगा, log k1 अपान k2 इज इक्वल टू ई ए अपान 2.303 r ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपान T1 इंटू T2। ये रहा फाइनल हमारे पास फार्मूला, ठीक है बेटा। यानी log k1 अपान k2 इज इक्वल टू ई ए अपान 2.303 r T1 माइनस T2 अपान T1 इंटू T2। कह दो सर लिख तो दिया आपने सब, लेकिन समस्या ये है कि बताइए इसमें से कौन क्या है, ठीक है, किसे क्या कहते हैं ये तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आओ बेटा इसको भी समझ लेते हैं। आपको k1 और k2 तो पता ही है, k1 कॉमा k2 ये तो पता ही है, इसे वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। पहले अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k1 है, दूसरे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k2 है। ई ए को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। आर जो है उसे गैस स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस स्थिरांक। और T1 T2 क्या है, T1 कॉमा T2 ये ताप है। क्या है, ताप है। कह दो सर इतनी बात तो ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर ए भी था ना, ए क्या कहलाता है, ठीक है, ए क्या कहलाता है उसको अगले टॉपिक पे, अगले पेज पे लेके चलते हैं। यहाँ पे जो ए था हमारे पास, इस ए को आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस स्थिरांक कह सकते हैं, आर्हेनियस, आर्हेनियस स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, आर्हेनियस स्थिरांक कहते हैं। लेकिन इस आर्हेनियस स्थिरांक की कोई वैल्यूएशन नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन होगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसे आर्हेनियस स्थिरांक कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम और दिया जाता है इसे, आवृत्ति गुणांक, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है, आवृत्ति गुणांक। इस बात को याद रखिएगा, आवृत्ति गुणांक, ये नाम भी इसको दिया जाता है। तो यदि कोई आपसे आर्हेनियस स्थिरांक पूछे या आवृत्ति गुणांक पूछे तो दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके साथ साथ यदि आपने देखा होगा तो आपको एक जगह दिखा होगा ई ए अपान आर टी दिखा होगा, इसे हम बोल्ट्जमैन स्थिरांक कहते हैं। बोल्ट्जमैन, कहीं कहीं बोल्ट्जमान भी लिखा होता है, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। कहीं कहीं बोल्ट्जमैन लिखा हुआ है, बोल्ट्जमान लिखा हुआ है, आपको परेशान होना नहीं है। बोल्ट्जमैन स्थिरांक, स्थिरांक या नियतांक कहते हैं, दोनों बात कह सकते हो, ठीक है। बोल्ट्जमैन स्थिरांक या नियतांक। अब बात ही आती है कि सर एक तो सबसे पहली चीज आर्हेनियस स्थिरांक, इसका मान कुछ होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज आप एक बात समझो, ठीक है, एक बात समझ लो बेटा कि यहाँ पर ई मतलब ए का जो वैल्यू है, ए की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू रख लीजिए और यही हमेशा काम आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या है, क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन किया जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू ये होगी, इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू ये होगी। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा तब तक ए की वैल्यू आपको पता नहीं होगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि सक्रिय ऊर्जा, इसका मान सर, इसका मान भी क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया जाएगा। टेम्परेचर वो आपको बता दिया जाएगा।
लेकिन ये जो R है, इस R के लिए याद रखिए R क्या कहलाता है, गैस स्थिरांक, और गैस स्थिरांक की वैल्यू पता है, गैस स्थिरांक, ठीक है बेटा, गैस स्थिरांक। ये जो गैस स्थिरांक है, इस गैस स्थिरांक R की वैल्यू की बात की जाए तो R की जो पहली वैल्यू आपके पास गिवन होगी, ठीक है, R की पहली वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। R का मात्रक क्या होगा, अर्ग पर मोल पर केल्विन, अर्ग पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एक बात याद रखिए कि R की एक और वैल्यू आएगी आपके पास 8.314 का, तो सर दोनों तो सेम ही है, हाँ एकदम सेम है, लेकिन दोनों की यूनिट में अंतर होगा। यहाँ पर 10 के पावर 7 रहेगा, यहाँ पे 10 के पावर 7 नहीं रहेगा, और 10 के पावर 7 हटाओगे तो ये अर्ग जो होगा वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जूल में, तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, केल्विन, ठीक है। उसके बाद R की एक वैल्यू और मिलेगी आपको 1.987, 1.987, यही है ना, हाँ ठीक है, 1.987, ये कहलाती है कैलोरी, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। कह दो सर कैसे आ रहा है सर, बता दीजिए। देखो भाई एक चीज़ समझो, सबसे पहली चीज़, यदि R की एक वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, R की एक वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 8.314 इंटू 10⁻⁷, इंटू 10⁻⁷, ये 10 के पावर 7, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा के मात्रक की बात करें, ठीक है, ऊर्जा, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, लेकिन किस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। लेकिन वहीं सीजीएस सिस्टम के अंदर बात कर लें तो सीजीएस सिस्टम के अंदर इसको अर्ग नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, अर्ग, और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। तो यदि 10 के पावर 7 अर्ग हटाओगे तो 1 जूल लिखना पड़ेगा ना, 10 के पावर 7 अर्ग हटाओगे तो 1 जूल लिखना पड़ेगा, तो ये अभी किस में है, अर्ग प्रति मोल प्रति केल्विन, ये लिखा हुआ है, प्रति केल्विन। ये 10 के पावर 7 अर्ग, ये हटा दो, इतना हटाओगे ना, इतना हटाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ इसकी जगह 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.314 जूल, अर्ग कन्वर्ट हो गया ना, अर्ग कन्वर्ट हो गया किसमें, जूल पर मोल, जूल पर मोल पर केल्विन। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि R की एक और वैल्यू है सर, ठीक है। आपको पता है, आपको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा सर, कि यदि आपको ऊर्जा दी हुई जूल में ना, जूल में दी हुई है, मान लो 10 जूल दी हुई है, ठीक है, आपको इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, कैलोरी, 2 तरीके, इस 10 में या तो 4.2 से भाग देते हो या तो 4.18 से भाग देते हो, कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए यही तरीका है ना आपके पास, क्या तरीका है सर, कि 4.2 से भाग देते हैं या 4.18 से भाग देते हैं, ठीक है। 4.2 या 4.18 से जब भाग दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, जूल जो होता है वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस केस में यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये 8.314 है, यानी 8.314 है, ठीक है। इसमें 4.2 से ही भाग दे दिया जाए तो ये 4 दूना 8, यानी ये 4.2 है, ठीक है। ये 8.3 यानी 4 दूना 8 हो गया, लेकिन ये 2 है, ठीक है, तो ये 2 दूना 4 होगा ना सीधे सीधे, तो ये 4.4 के आसपास, मतलब 8.4 के आसपास है, ये 8.3 के आसपास है, ठीक है, 8.3 ये 8.4, तो यानी 8.4 ये ज़्यादा है ना, तो डिवीजन जाएगा, लेकिन 2 बार से कम, 2 बार से कम, जिसकी वजह से वैल्यू आती है 1.987, ठीक है, 1.987, जहाँ पे जूल की जगह क्या लिखते हैं, कैलोरी, क्या लिखते हैं, कैलोरी, कैलोरी प्रति मोल, कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन, प्रति केल्विन। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, मोल प्रति केल्विन,
बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। इतनी बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई ये बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए, नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करते हैं, उस क्वेश्चन को लगा लेते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिख रखा था। हाँ ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग का ताप गुणांक 1.75 है, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है ना बेटा, बोलो। कह दो हाँ सर ज्ञात तो करनी है। अब इस केस में कैसे ज्ञात करेंगे, सक्रिय ऊर्जा यानी E का मान ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे सर? फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा, अभी अभी हम लोग जो प्रूव करके आए हैं वो सेम। कह दो कौन सा फार्मूला प्रूव करके आए हो सर? इसकी सोल्यूशन देखो, अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला प्रूव किया है 2.303 log K1 अपान K2 इज इक्वल टू EA अपान R T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। बोलो भाई यही प्रूव किए थे? कह दो नहीं सर ये नहीं प्रूव किए थे, इसकी जगह ऐसा लिख दो log K1 अपान K2 इज इक्वल टू EA लिखना भूल गया, EA अपान 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। अब तो मान जाओगे ना, बोलो भाई। कह दो नहीं सर हमको बनाने के लिए 100 वाला चॉकलेट लगता है तो मत मानो, ठीक है। फिलहाल log K1 अपान K2 इज इक्वल टू EA अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। ये फंक्शन बनेगा। अब ये फंक्शन बनेगा तो इस फंक्शन में इस बात को याद रखिएगा कि ताप गुणांक, ये जो ताप गुणांक 1.75 है ये किसकी वैल्यू है? क्योंकि आपको सक्रिय ऊर्जा EA का मान निकालना है ना, आपको EA का मान निकालना है। तो सामान्य तौर पे T2 माइनस T1 का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। आपको ये बात को भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको पता है कि हमेशा जब T1 और T2 लेते हैं वो 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और उसके लिए सामान्यतः टेम्परेचर वैल्यू क्या होती है? 25 डिग्री और 35 डिग्री, 25 डिग्री और 35 डिग्री। तो 25 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में कन्वर्ट करोगे आप, हाँ केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 25 प्लस 273, 25 प्लस 273 ऐड करोगे क्या आएगा? बोलो भाई 298, 298 यानी T1 ये रहा। जब T2 की बात करोगे तो कितना आएगा? 35 प्लस 273, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 308। ये रहा आपका T2, ठीक है। तो यानी आपको T1 और T2 मिल गया। R की वैल्यू तो यानी यहाँ पर देखो K1 अपान K2, R की वैल्यू क्या यूज करोगे? R की वैल्यू आप दोनों में से कोई यूज कर लीजिए, जनरली हम जूल वाला यूज करेंगे तो 8.314 रख लीजिए, ठीक है। क्लियर है? तो क्या मिल जाएगा आपको? log K1 अपान K2, K1 की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है, K2 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन एक चीज तो पता है हमें। क्या पता है सर? कि K1 अपान K2, K1 अपान K2 या T10 अपान T, इसकी अनुपात वैल्यू 1.75 है, 1.75 है जो क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो सीधे सीधे हम इसका मान रख दें क्या? हाँ सर रख सकते हैं। क्या मिलेगा? 1.75 इज इक्वल टू EA अपान 2.303 इंटू R, R की वैल्यू 8.314। कैलकुलेट करिए, यहाँ तो 10 ही आएगा, नीचे कितना आएगा? 298 इंटू 308। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है? अब इतनी बातें यदि समझ में आ रही हैं तो अब इस चीज़ को समझो ध्यान से। अब ये कैलकुलेशन वाला हिस्सा आपको तो करना ही पड़ेगा, कोई बता नहीं सकता इसको ना। ये कैलकुलेशन वाला जो हिस्सा है आपको ये तो करना ही पड़ेगा ना, अपने से ही करना पड़ेगा कि कोई बताएगा आपको? कह दो नहीं सर आप बताएंगे ना, ठीक है। देखो ध्यान से, यदि बताने की बात करें तो आप कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो समझ सकते हो, लेकिन वास्तव में आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो यदि आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो EA की जो फाइनल वैल्यू आएगी, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। घर पे आप बैठ के करते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है।
तो क्या आएगा सीधे सीधे, ये वैल्यू आएगी ई ए की वैल्यू आएगी, ई ए की वैल्यू आएगी 10,206.2 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल। देखो कैलोरी पर मोल में आ गया आंसर, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा एक डिफरेंस है ना, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा जूल पर मोल, जूल पर मोल। फिर यदि आपको इस आंसर के साथ मैच कराना होगा तो आप ज़्यादा कुछ मत करिएगा, जो आंसर आपके पास आएगा उस आंसर में 4.12 से भागा दे दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, कैलोरी पर मोल। नहीं तो आप इसे फॉर्म में निकाल दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हो क्या सर सॉल्व नहीं करा सकते हो? करा सकता हूँ बेटा, बहुत, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं अलग से एक सोल्यूशन वीडियो इस पर दे दूंगा, ठीक है। सॉरी, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है। चलो पॉइंट समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहली पॉइंट है सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है, चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, अभिक्रिया चाहे ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माक्षेपी हो या फिर ऊष्माशोषी हो, ऊष्माशोषी हो, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी किसी भी प्रकार की अभिक्रिया होगी उस अवस्था में, ठीक है, उस अवस्था में सक्रिय ऊर्जा ई ए का मान जो होगा, ई ए का मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी सक्रिय ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो, क्षेपी हो। क्लियर है? एक बात याद रखिएगा कि ताप बढ़ने के साथ साथ वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। यानी ताप बढ़ने के साथ साथ, ताप बढ़ने के साथ साथ, ताप बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग सदैव बढ़ता है, ठीक है। यानी ताप बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग सदैव बढ़ता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि ताप बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग तो बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग भी सदैव तापक्रम बढ़ने के साथ बढ़ता है। मतलब यदि ताप बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है तो उस अवस्था में वेग स्थिरांक का मान भी परिवर्तित होगा, अर्थात बढ़ेगा। वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि एक्टिवेशन एनर्जी ई ए का मान 0 है तो उस अवस्था में, यदि एक्टिवेशन एनर्जी ई ए का मान 0 है तो उस अवस्था में ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक के का मान नहीं बढ़ता है, के का मान नहीं बढ़ता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी यदि 0 है तो, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो
ठीक है, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगली पॉइंट समझिए, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कंडीशन है शून्य कोटि अभिक्रिया छोड़कर, शून्य कोटि, शून्य कोटि, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया छोड़कर। छोड़कर मतलब क्या बोला, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया होगी तो उस पर, शून्य कोटि अभिक्रिया पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया यदि होगी तो उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग के निर्भर न करने का मतलब क्या है कि अब शून्य कोटि की अभिक्रिया यदि है तो उसकी वजह से अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और समझ लीजिए, तीव्र अभिक्रियाओं के लिए, तीव्र अभिक्रियाओं के लिए, तीव्र अभिक्रियाओं के लिए, तीव्र अभिक्रियाओं के लिए, तीव्र अभिक्रियाएं यानी फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा कम, सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा कम, कम तथा सक्रिय ऊर्जा कम तथा वेग स्थिरांक अधिक होता है, तथा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक अधिक होता है। ठीक है बेटा, तीव्र अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा कम तथा वेग स्थिरांक का मान अधिक होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यदि कोई फास्ट रिएक्शन है तो फास्ट रिएक्शन के केस में, ठीक है, फास्ट रिएक्शन के केस में सक्रिय ऊर्जा का मान कम होने पर वेग स्थिरांक का मान अधिक होता है। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।